गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। प्रैक्टिस सेट नंबर 32 पर आ जाइए। यूपी पीएससी आरओ एआरओ के लिए प्रैक्टिस करेंगे। इसमें हम जीएस के प्रश्नों पर। इस टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर इस टेस्ट तक पहुँच सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर 1 है, वर्ष 1928 की नेहरू रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, बताइए इनमें से कौन सा करेक्ट है। देखिए, नेहरू रिपोर्ट ने धर्म से राज्य के पूर्ण अलगाव का समर्थन किया और इसने मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल को स्वीकार किया और इसने भारत के लिए डोमिनियन स्टेटस की सिफारिश की। 1928 की नेहरू रिपोर्ट भारत में डोमिनियन स्टेटस की सिफारिश करती है, करेक्ट है। और इसने धर्म से राज्य के पूर्ण अलगाव का समर्थन किया, ये भी करेक्ट है। लेकिन इसने मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था को जो है वो स्वीकार नहीं किया था, बल्कि नकार दिया था। संयुक्त निर्वाचन चाहती थी, ये भी सी है इसका आंसर। तो जहाँ जहाँ दो है उसको एलिमिनेट कर दीजिए, हमारा आंसर हो जाएगा केवल 1 और 3। तो नेहरू रिपोर्ट में केंद्र और प्रांतों में मुसलमानों के लिए सीटों के आरक्षण के साथ संयुक्त निर्वाचन क्षेत्रों की मांग का प्रस्ताव रखा गया था, न कि पृथक निर्वाचन, जहाँ वे मुस्लिम आबादी के अनुपात में अल्पसंख्यक थे और वहाँ अतिरिक्त सीटों पर चुनाव लड़ने का अधिकार था। तो गलत है दूसरा स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। भारतीय वन्यजीव ट्रस्ट कब स्थापित किया गया था? 1980, 1992, 1986 या फिर 1998? ना 1980 है, ना 1992, ना 1986, ये है 1998, ऑप्शन नंबर ए। 1992 है प्रोजेक्ट एलिफेंट और वन संरक्षण अधिनियम 1980 है। देखिए, भारतीय वन्यजीव ट्रस्ट वर्ष 1998 में स्थापित एक गैर सरकारी संगठन है और इसका उद्देश्य है समुदायों और सरकार के साथ साझेदारी में प्रकृति, विशेष रूप से लुप्तप्राय प्रजातियों और संकटग्रस्त आवासों को संरक्षित करना। नंबर 3 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे, 2 स्टेटमेंट के साथ बताइए इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। भारत के जैव विविधता अधिनियम 2000 को क्रियान्वित करने के लिए वर्ष 2002 में राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना की गई और भारत में चिड़ियाघरों के कामकाज को केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण नामक एक स्वायत्त सांविधिक निकाय द्वारा नियंत्रित किया जाता है। देखिए, भारत के जैविक विविधता अधिनियम 2000 को क्रियान्वित करने के लिए वर्ष 2002 में नहीं बल्कि 2003 में राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना की गई थी। अलग से प्रश्न बनाया जा सकता है कि राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी? 2003 में, ठीक है, 2003 में। तो एक को एलिमिनेट कर दीजिए, जहाँ एक को नहीं होगा, दूसरा वाला सही है। भारत में चिड़ियाघरों के कामकाज को केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण नामक एक स्वायत्त सांविधिक निकाय द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो भारत के जैव विविधता अधिनियम जो हुआ था 2000 में, उसको क्रियान्वित करने के लिए 2003 में राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना की गई थी। गलत है पहला वाला स्टेटमेंट। और भारत में चिड़ियाघरों के कामकाज को केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण नामक एक स्वायत्त संवैधानिक निकाय द्वारा नियंत्रित किया जाता है, जिसे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत गठित किया गया है। नंबर 4 पर आ जाइए। भारत में वन से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? देखिए, वन 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची का विषय है। दूसरा स्टेटमेंट है, अनुच्छेद 48A एक राज्य को वनों की रक्षा संबंधी अधिदेश देता है, यानी राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत होगा। ये करेक्ट है बिल्कुल दूसरा वाला स्टेटमेंट, लेकिन पहला वाला गलत है। वन 7वीं अनुसूची के तहत संवर्ती सूची का विषय, राज्य सूची का नहीं। जहाँ जहाँ एक है उसको एलिमिनेट कर दीजिए, केवल 2। तो भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में संवर्ती सूची में शामिल है वन, न कि राज्य सूची में। एक संशोधन हुआ था, 42वां संशोधन 1976 के माध्यम से जंगली जानवरों और पक्षियों के संरक्षण को राज्य सूची से संवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया, ठीक है। तो वर्तमान में संवर्ती सूची का विषय, न कि राज्य सूची का। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 51A(G) के अनुसार वनों और वन्य जीवों सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुरक्षा करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य है, ठीक है। और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुच्छेद 48A के अनुसार राज्य पर्यावरण में सुधार और देश के वनों और वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा, याद रखिएगा, ठीक है। 48A है ये। इसको भी याद रखिए।
क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। वैश्विक वन लक्ष्य रिपोर्ट 2021 निम्नलिखित में से किसने तैयार की है? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, विश्व आर्थिक मंच या आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग ने? वैश्विक वन लक्ष्य रिपोर्ट 2021 तैयार की है आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग ने। ठीक है, आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग ने, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स। तो देखिए, इस रिपोर्ट को संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग द्वारा तैयार किया गया है और यह रिपोर्ट जो है वो यूनाइटेड नेशन स्ट्रेटेजिक प्लान फॉर फॉरेस्ट 2030 में शामिल उद्देश्यों और लक्ष्यों की प्रगति पर समग्र अवलोकन प्रदान करती है। नंबर 6 पर आ जाइए। राज्य के नीति निदेशक तत्वों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट गलत है? निदेशक तत्व सकारात्मक अधिकार हैं और राज्य पर सकारात्मक दायित्व अधिरोपित करते हैं। ये न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय योग्य नहीं होते। इनमें निर्धारित सिद्धांत शासन के लिए मूलभूत होते हैं और इन्हें केवल भारत के सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। देखिए, वो मूल अधिकार हैं अपने, जिनको चुनौती दी जा सकती है सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में। ना तो राज्य का नीति निदेशक सिद्धांत और ना ही मौलिक कर्तव्य, इनको कहीं भी चुनौती नहीं जा सकती। ठीक है, किसी भी न्यायालय में भारत के। तो इसमें जो गलत हो जाएगा स्टेटमेंट वो ये वाला हो जाएगा, डी वाला। क्योंकि ये सही है, ये सही है, ठीक है, बी भी सही है। तो भारतीय संविधान का जो भाग 4 है उसमें है राज्य के नीति सिद्धांतों का वर्णन। ये सकारात्मक अधिकार हैं और राज्य पर सकारात्मक दायित्व अधिरोपित करते हैं। देखिए, अनुच्छेद 37 में परिभाषित है कि राज्य के नीति निदेशक तत्व संबंधी प्रावधानों को किसी भी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो बी सही हो गया, डी गलत हो गया क्योंकि वहाँ सुप्रीम कोर्ट लिखा था, गलत है वो। हालांकि इसमें निहित सिद्धांत शासन व्यवस्था में मौलिक प्रकृति के हैं। नंबर 7 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सी भारत सरकार अधिनियम 1935 की विशेषता नहीं है? द्विसदनात्मक केंद्रीय विधायिका, पृथक निर्वाचक मंडल, प्रांतीय विधानसभाओं में द्वैध शासन, अखिल भारतीय संघ। द्विसदनात्मक केंद्रीय विधायिका है, पृथक निर्वाचक मंडल है, अखिल भारतीय संघ भी है, लेकिन प्रांतीय विधानसभाओं में द्वैध शासन नहीं है। द्वैध शासन है तो, लेकिन केंद्र में है। तो भारत सरकार अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा अगस्त 1935 में पारित किया गया। ठीक है, इस प्रकार इस अधिनियम के तहत द्वैध शासन की शुरुआत हुई कहाँ पर? केंद्रीय व्यवस्थापिका में, न कि प्रांतों में। नंबर 8 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस अवधि के दौरान मुंडा विद्रोह सबसे महत्वपूर्ण जनजातीय विद्रोह था? 1860 से 1920, 1899 से 1905, 1880 से 1940 या 1820 से 1858? बताइए, वो कौन सी अवधि है जब मुंडा विद्रोह यानी उलगुलान सबसे महत्वपूर्ण जनजातीय विद्रोह था? 1860 से लेकर 1920 की अवधि है वो। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। तो देखिए, 1900 से 1899 से 1900 में मुंडाओं का हुआ था उत्थान और रांची के दक्षिण में मुंडाओं का उदय बिरसा मुंडा के अधीन हुआ। और ये जो सन है 1860 से 1920 की अवधि, इसमें जो है उलगुलान यानी मुंडा विद्रोह सबसे महत्वपूर्ण जनजातीय विद्रोह था, इसलिए विकल्प ए सही उत्तर होगा। नंबर 9 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा चार्टर अधिनियम 1813 से संबंधित थे? कौन से प्रावधान 1813 के चार्टर से संबंधित थे? बताइए, मतलब ए है, बी है, सी है। अगर ये सभी होंगे तो उत्तर डी होगा। तो पहला प्रावधान है 1813 के चार्टर ने ईसाई मिशनरियों को अंग्रेजी शिक्षा और ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए प्रोत्साहित किया। दूसरा है 1813 के चार्टर ने चीन के साथ चाय के व्यापार और अन्य व्यापार को छोड़कर कंपनी के वाणिज्यिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया। और 1813 के चार्टर ने विज्ञान के प्रचार और भारतीय साहित्य के पुनरुद्धार हेतु वित्तीय प्रावधान किए। देखिए, पहला भी करेक्ट है, दूसरा भी करेक्ट है, तीसरा भी करेक्ट है। ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं 1813 के चार्टर से संबंधित। तो डी है इसका आंसर, उपरोक्त सभी। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे, दो स्टेटमेंट के साथ बताइए कौन सा करेक्ट है। लाल मृदा का विकास कम वर्षा वाले उन क्षेत्रों में हुआ है जहां रवेदार चट्टानें पाई जाती हैं, और तमिलनाडु में लाल लैटेराइट मृदाएं काजू की खेती के लिए उपयुक्त हैं।
कम वर्षा वाले क्षेत्रों में हुआ तभी तो लाल रह गई मिट्टी, गलत, मतलब सही है। ठीक है। और तमिलनाडु में लाल लेटराइट मृदाएं काजू की खेती के लिए बिल्कुल प्रसिद्ध हैं, सी। तो देखिए, लाल मृदा का विकास दक्कन के पठार के पूर्वी और दक्षिणी भाग में कम वर्षा वाले उन क्षेत्रों में हुआ जहां रवेदार आग्नेय चट्टान पाई जाती है, पहला वाला करेक्ट है। अगर लेटराइट की बात करें तो लेटराइट जो है लैटिन शब्द लेटर से बना है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है ईंट। देखिए, लेटराइट मृदाएं उच्च तापमान और भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती हैं। ठीक है। और लाल मिट्टी कहाँ होती है? कम वर्षा वाले क्षेत्रों में। लेटराइट मृदाएं उष्णकटिबंधीय वर्षा के कारण हुए तीव्र निस्खलन का परिणाम है। और तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, केरल हो गया, यहाँ पर काजू जैसे वृक्षों की खेती के लिए लाल लेटराइट मृदाएं उपयुक्त हैं। चक्रवातों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट गलत है? चक्रवातों का विकास केवल उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में होता है। चक्रवातों का विकास उष्णकटिबंधीय और समशीतोष्ण क्षेत्रों में होता है। या तो ये गलत है या ये गलत है। ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट है, चक्रवात में पवन की दिशा दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई की दिशा में तथा उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत होती है। और चक्रवात को पश्चिमी प्रशांत में टाइफून तथा वेस्ट इंडीज में हरिकेन के नाम से जाना जाता है। देखिए, यह अपनी सुंदर सी पृथ्वी बीच से एक रेखा खींचेंगे 0 डिग्री, ऊपर का हो गया उत्तरी गोलार्ध, नीचे का हो गया दक्षिणी गोलार्ध। तो चक्रवात यहाँ भी आते हैं, चक्रवात यहाँ भी आते हैं। अब चक्रवात आएगा तो प्रति चक्रवात भी आएगा, तो प्रति चक्रवात यहाँ भी आते हैं, प्रति चक्रवात यहाँ भी आते हैं। अच्छा, जो काम चक्रवात यहाँ करेगा उत्तरी गोलार्ध में, तो प्रति चक्रवात उसका उल्टा करेगा यहाँ पर। ठीक है। जो काम चक्रवात यहाँ करेगा प्रति चक्रवात उसका उल्टा करेगा यहाँ पर। ऐसे ही रहता है दोनों गोलार्धों में। तो ये सही है, ये सही है। चक्रवातों का विकास केवल उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में होता है, गलत है। उष्णकटिबंध में भी होता है, समशीतोष्ण में भी होता है। ठीक है। तो ये वाला सही है। तो अपने को गलत ढूंढना, तो पहला वाला गलत है, विकल्प ए यहाँ पर गलत है। ठीक है। तो देखिए, चक्रवात जो है एक तूफान या वायु प्रणाली है जो निम्न वायुमंडलीय दाब वाले केंद्र के चारों ओर घूमता है। और जो प्रति चक्रवात है वो क्या करता है? वो उच्च वायुमंडलीय दाब वाले केंद्र के चारों ओर घूमता है, याद रखना। देखिए, उष्णकटिबंधीय और समशीतोष्ण दोनों क्षेत्रों में उत्पन्न होते हैं चक्रवात। 12वां प्रश्न है, विश्व की लगभग सबसे पुरानी गुफा कला की खोज लियांग टेडाग्ने गुफा से की गई है। लियांग टेडाग्ने गुफा निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है, आपको बताना है। सिंगापुर, मालदीव, इंडोनेशिया, जापान। और सुअर का चित्र जो खोजा था कहाँ? इंडोनेशिया के सुलावेसी द्वीप पर। तो हाल ही में पुरातत्वविदों की एक टीम ने इंडोनेशिया में विश्व की सबसे पुरानी गुफा कला की खोज की है जिसमें एक जंगली सुअर को चित्रित किया गया है। यह चित्र इंडोनेशिया के सुलावेसी द्वीप पर एक सुदूर घाटी में स्थित है और वो घाटी का नाम क्या है? लियांग टेडाग्ने। ठीक है, गुफा लियांग टेडाग्ने गुफा में है वो जंगली सुअर का चित्र। नंबर 13 पर आ जाइए। जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति का गठन किया गया है। खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत, वस्तुओं का भौगोलिक सूचक अधिनियम 1999 के अंतर्गत, या पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत, या वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत, बताइए। जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति का गठन किया गया है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत। ठीक है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत। देखिए, जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति जो है पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन कार्यरत है। यह जो समिति है वो अनुसंधान एवं औद्योगिक उत्पादन के क्षेत्र में खतरनाक सूक्ष्मजीवों तथा पुनः संयोजकों के बड़े पैमाने पर उपयोग संबंधी गतिविधियों के पर्यावरणीय दृष्टिकोण से मूल्यांकन के लिए उत्तरदायी है। नंबर 14 पर आ जाइए। भारत QR कोड भुगतान स्वीकार करने में सक्षम है। भीम UPI से, मास्टर कार्ड से, रुपे कार्ड से, उपरोक्त सभी से। आप यूज़ करते होंगे QR कोड का। ठीक है, शॉप पर जाकर कोई सामान लेते होंगे, सीधे स्कैनर निकाल के अपने फ़ोन से, चाहे आप किसी बैंक एप्लीकेशन के थ्रू या फिर गूगल पे के थ्रू या पेटीएम स्कैनर के थ्रू या फिर फ़ोन पे स्कैनर के थ्रू पे करते होंगे, तो सभी है इसमें। ठीक है,
जो भारत क्यूआर कोड है वो भुगतान स्वीकार कर सकता है भीम यूपीआई से भी, मास्टर कार्ड से भी, रुपे कार्ड से भी, सभी डी। तो भारत क्यूआर कोड एक एकल एकीकृत क्विक रिस्पांस कोड है जो व्यापक रूप से वीजा, मास्टर कार्ड, एमएक्स, रुपे कार्ड और भीम यूपीआई से भुगतान करने में सक्षम है। नंबर 15 पर आ जाइए। 15वां प्रश्न है, राष्ट्रीय राजमार्ग और अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड भारत सरकार के किस मंत्रालय की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है? गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, बताइए। राष्ट्रीय राजमार्ग और अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है, सी। तो देखिए, राष्ट्रीय राजमार्ग और अवसंरचना विकास लिमिटेड NHIDCL सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है, तो विकल्प सी सही हो जाएगा। तो 15 प्रश्न इसमें ऐड किए गए थे। मॉर्निंग में 20 प्रश्न ऐड किए गए थे। टोटल 35 प्रश्न हो गए हैं। इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। धन्यवाद।